कभी कभी लगता है ये शरीर तो बस एक बहाना है, असली बात तो दिल की धड़कन में छुपी होती है। स्कूल की वो पुरानी लाइब्रेरी, किताबों के बीच टकराते हमारे हाथ और सुरेश सर की वो गहरी बातें। मुझे लगा मेरी जिंदगी की नई किताब लिखी जा रही है। पर उस किताब के आखिरी पन्ने पर कुछ ऐसा लिखा था जिसकी कल्पना मैंने सपने में भी नहीं की थी। मेरा नाम मधु है, 22 साल की उम्र, थोड़ी नटखट और थोड़ी जिद्दी। मैं उस गांव की रहने वाली हूँ जहाँ सुबह की शुरुआत पंछियों की चहचहाहट से होती है और शामें खेतों की मिट्टी की सोंधी महक में ढल जाती हैं। मेरी आंखें काली कहरी हैं, जिन्हें लोग काजल की डली कहते हैं, और बाल इतने लंबे कि जब हवा में उड़े तो समा बांध दें। गांव की पगडंडियों पर जब मैं अपनी सहेलियों के साथ हंसती हुई गुजरती हूँ तो लगता है जैसे पूरा गांव जाग उठा हो। पर मेरी जिंदगी की असली कहानी तो तब शुरू हुई जब हमारे गांव के उस पुराने सरकारी स्कूल में शहर से एक नए टीचर आए, सुरेश सर। सुरेश सर करीब 28 साल के, लंबा कद और आंखों में एक ऐसी चमक जो किसी पुराने राज की तरह लगती थी। वो जब पहली बार स्कूल की दहलीज पर आए तो पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि शहर का पढ़ा लिखा लड़का यहाँ टिकेगा कैसे। पर उनका अंदाज बिल्कुल देसी था। मैं क्लास की टॉपर तो थी ही, पर शरारतों में भी सबसे आगे। अक्सर लाइब्रेरी की किताबों के पीछे छुपकर उन्हें नोटिस करती। एक दोपहर जब सूरज की तपिश खेतों को जला रही थी, मैं लाइब्रेरी की ठंडी छांव में किताबें सजा रही थी। तभी सुरेश सर अंदर आए। उनके हाथ में एक मोटी पुराने जिल्द वाली किताब थी। वो मेरे पास आए और बोले, मधु, कभी गौर किया है? कुछ किताबें बाहर से बहुत सादी लगती हैं, पर उनके अंदर जो दुनिया होती है वो किसी को भी मदहोश कर दे। तुम भी बिल्कुल वैसी ही हो। उनकी बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने नटखट अंदाज में कहा, सर, किताबों को तो सिर्फ पढ़ा जाता है, पर इंसान को समझने के लिए रूह में झांकना पड़ता है। क्या आप पढ़ पाएंगे? उन्होंने मेरी आंखों में देखा और वो पल जैसे वहीं ठहर गया। ऐसा लगा जैसे हवाएं रुक गई हों और सिर्फ हमारी सांसों की आवाज़ गूंज रही हो। उन्होंने धीरे से किताब मेरे हाथ में दी और चले गए। उस दिन के बाद से हर दोपहर लाइब्रेरी हमारी मुलाकातों का अड्डा बन गई। वो मुझे शहर की बातें बताते, वहाँ की भागदौड़ और यहाँ की शांति का फर्क समझाते। कभी कभी वो मेरी आंखों की तारीफ करते हुए कहते, मधु, तुम्हारी इन आंखों में जो सवाली निशान है उसका जवाब शायद मेरे पास भी नहीं। मैं शर्मा जाती, पर मन ही मन एक अजीब सा रोमांच महसूस करती। गांव की लड़कियां बातें बनाने लगी थीं, पर मुझे परवाह नहीं थी। एक शाम स्कूल के पीछे वाले बगीचे में, जहां आम के पेड़ों की घनी छांव थी, सुरेश सर ने मुझे बुलाया। वहां सन्नाटा था, बस दूर कहीं कोयल की कूक सुनाई दे रही थी। उन्होंने अपनी जेब से एक डायरी निकाली। बोले, मधु, इसमें मैंने अपनी जिंदगी के वो शब्द लिखे हैं जो आज तक किसी ने नहीं पढ़े। मैंने उत्सुकता से पन्ने पलटे। उसमें कविताएं थीं, आग जैसी दहकती हुई और पानी जैसी शीतल। एक जगह लिखा था, तेरी पायल की छनक मेरी कलम की स्याही बन गई है। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा। मेरा चेहरा लाल हो गया था। मैंने धीमी आवाज में पूछा, सर, ये किसके लिए है? वो मेरे और करीब आए, इतने करीब कि मैं उनकी परफ्यूम की खुशबू महसूस कर सकती थी। उन्होंने कहा, गहराई ढूंढने चली थी न मधु, ये शब्द तुम्हारे लिए ही सजे हैं। उस रात मैं सो नहीं सकी। मेरा तकिया मेरी धड़कनों का गवाह था। फिर आया गांव का सालाना मेला। रंग बिरंगी लाइटें, चरखी वाले झूले और चारों तरफ शोर। मैं नीले रंग की साड़ी पहनकर, माथे पर छोटी सी बिंदी लगाए वहां पहुंची। सुरेश सर वहीं मेरा इंतजार कर रहे थे। भीड़ भाड़ से दूर एक पुराने मंदिर की ओट में वो मुझसे मिले। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, वो स्पर्श जैसे बिजली का करंट था। बोले, मधु, इस मेले की चमक फीकी है तुम्हारी मुस्कान के आगे। क्या तुम हमेशा ऐसे ही मेरा साथ दोगी? मेरा मन किया कि बस हाँ कह दूं, पर तभी गांव के कुछ लोग वहां से गुजरे और हम अलग हो गए। लेकिन कहानी में मोड़ अभी आना बाकी था। कुछ दिनों बाद गांव में एक खबर फैली कि सुरेश सर शहर वापस जा रहे हैं। मेरा दिल टूट सा गया। मैं भागती हुई उनके पास गई। वो अपना सामान बांध रहे थे। मैंने रोते हुए पूछा, क्या वो सब सिर्फ एक खेल था? वो बातें, वो कविताएं? सुरेश सर मुस्कुराए, पर इस बार उनकी मुस्कान में दर्द था। वो मेरे पास आए और मेरे सिर पर हाथ रखकर बोले, मधु, वो खेल नहीं था, वो सच था। पर वो सच एक भाई की अपनी बिछड़ी हुई यादों के लिए था। शहर जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मेरी एक छोटी बहन थी जो बचपन में इसी गांव के मेले में खो गई थी। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी ये शरारतें और तुम्हारा वो काजल, सब कुछ बिल्कुल उसकी तरह है। मैंने तुम में अपनी उस बहन को ढूंढा है जिसे मैं कभी बचा नहीं पाया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सारा रोमांच, सारी उत्तेजना एक पल में एक पवित्र रिश्ते में बदल गई।
सुरेश सर ने अपनी जेब से एक सोने की अंगूठी निकाली और मेरे हाथ में पहनाते हुए कहा, ये तुम्हारी शादी के लिए एक बड़े भाई का तोहफा है। मैं शहर जा रहा हूँ अपनी माँ के पास, उन्हें बताने कि उनकी बेटी मिल गई है। आज मैं अपने घर में सुखी हूँ, पर हर साल राखी पर जब शहर से वो चिट्ठी आती है तो मैं मुस्करा देती हूँ। वो कहानी जो शुरू हुई थी एक रहस्य की तरह, उसका अंत एक ऐसी मिठास के साथ हुआ जिसने मेरे पूरे वजूद को बदल दिया। लोग सच कहते हैं, हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर गहरा रिश्ता इश्क नहीं होता, कुछ रिश्ते खून से भी बढ़कर होते हैं। महीने बीते, फिर साल बीत गए। अब मैं गांव की वो चुलबुली मधु नहीं रही थी। मेरी शादी पास के ही एक सुंदर से गांव में हो गई। मेरा ससुराल भी वैसा ही था जैसा मेरा मायका, वही लहलहाते खेत और वही मिट्टी की सौंधी खुशबू। मेरे पति समीर एक सीधे साधे इंसान हैं जो बैंक में काम करते हैं। जिंदगी पटरी पर चल रही थी, पर कभी कभी जब मैं अकेली आंगन में बैठती तो स्कूल की वो लाइब्रेरी और सुरेश भैया की वो डायरी मेरी यादों में दस्तक दे जाती। एक दोपहर मैं अपनी पुरानी संदूक साफ कर रही थी, तभी कपड़ों के नीचे दबी वो पुरानी किताब निकली जो सुरेश भैया ने मुझे पहली मुलाकात में दी थी। जैसे ही मैंने उसे खोला, मेरे हाथ कांपने लगे। किताब के सबसे आखिरी पन्ने के बीच एक छोटा सा लिफाफा चिपका हुआ था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उस पर लिखा था, मधु के लिए जब वो बड़ी हो जाए। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने कांपते हाथों से वो खत खोला। उसमें लिखा था, मधु, जब तुम ये पढ़ रही होगी शायद तुम्हारी दुनिया बदल चुकी होगी। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरी बहन जैसी हो, और वो सच है। पर एक सच और भी था। शहर से मैं यहाँ सिर्फ नौकरी करने नहीं आया था। मैं यहाँ अपने पिता के एक पुराने कर्ज को चुकाने आया था जो उन्होंने तुम्हारे परिवार से लिया था। इस किताब के पीछे वाले कवर को जरा ध्यान से देखना। मैंने तुरंत किताब का कवर फाड़ा। अंदर एक पुराना दस्तावेज था। वो हमारे घर के उन खेतों के कागजात थे जिन्हें मेरे बाबूजी ने सालों पहले गिरवी रख दिया था और हम समझते थे कि वो कभी वापस नहीं मिलेंगे। सुरेश भैया ने अपनी बरसों की जमा पूंजी से वो खेत छुड़ाए थे और चुपचाप हमें लौटा दिए, बिना कोई एहसान जताए। मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े। जिस इंसान को मैं सिर्फ एक टीचर और फिर भाई समझती रही, वो गुपचुप तरीके से हमारे पूरे परिवार का रक्षक बन गया था। मैंने तय किया कि मुझे उनसे मिलना ही होगा। मैंने समीर को सब बताया। समीर बहुत अच्छे दिल के हैं, उन्होंने कहा। मधु, जिसने हमारे साथ इतना भला किया उसका शुक्रिया तो अदा करना ही होगा। हम शहर पहुंचे। सुरेश भैया का पता ढूंढना मुश्किल था, पर आखिर में हम एक छोटे से स्कूल के सामने खड़े थे। वहां बोर्ड पर लिखा था, ममता मेमोरियल स्कूल। अंदर गई तो देखा, सुरेश भैया बच्चों को पढ़ा रहे थे। उनका कद थोड़ा झुक गया था, चेहरे पर झुर्रियां आ गई थीं, पर वो मुस्कान, वो आज भी वैसी ही थी जैसे कोई गहरा राज छुपा हो। जैसे ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी, उनके हाथ से चौक गिर गया। उन्होंने धीमे से कहा, मधु, तुम यहाँ? मैं दौड़कर उनके पास गई और उनके पैर छुए। मैंने रोते हुए कहा, भैया, आपने इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? आपने हमारे खेत वापस दिला दिए और हमें पता तक नहीं चलने दिया। वो हंसे और बोले, पगली, भाई अपनी बहन को तोहफा देता है, कर्ज नहीं चुकाता। वो खेत तुम्हारे थे और तुम्हारे ही रहेंगे। बस मैं चाहता था कि तुम अपनी जिंदगी में आत्मनिर्भर बनो। तभी वहां एक छोटी सी लड़की दौड़ती हुई आई, बिल्कुल वैसी ही जैसी मैं 22 साल की उम्र में थी। उसकी आंखें काली गहरी थीं और बाल हवा में उड़ रहे थे। सुरेश भैया बोले, मिलो मधु, ये मेरी बेटी है, मैंने इसका नाम भी मधु रखा है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते और न ही हर कहानी का अंत सिर्फ शादी होता है। कुछ कहानियां त्याग और निस्वार्थ प्रेम की होती हैं। आज मेरा एक भाई शहर में है, पर उसका दिल आज भी हमारे गांव की उसी मिट्टी में धड़कता है।